सो इन दिस सेशन वी हैव मैरिज क्राइसिस है मॉडर्न जनरेशन में, ठीक है, उसका क्या रीजन है, क्या थॉट प्रोसेस है, आपको समझने को मिलेगा। वील शेयर अबाउट पार्टनर मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, देन वील टॉक अबाउट मैरिज मैनिफेस्टेशन की मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए। देन वील टॉक अबाउट मैरिज हीलिंग कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हमें उसे कैसे हील करना है। एंड में आई टॉक अबाउट होओपोनोपोनो। ओके, और जब मेल से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मेल भी वो पेन फील करते हैं। ओ भाई, ड्रम में उनको नहीं लगता होगा डर कि जो भी चल रहा है ये पहले भी था। मतलब सॉरी टू से दिस बट कांड पहले भी होते थे। अब जब मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सुनने लगी हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम मेरी एज के जो लोग हैं, यू नो मिलेनियल्स हैं, जो वो पता नहीं कैसी शादी निभा रहे हैं भाई। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग दो। रोज कम से कम 5 मिनट पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आध्या मैम मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले ना आपको मैं एक ट्रूथ बताती हूँ। पार्टनर को मैनिफेस्ट करना पता है कहाँ से स्टार्ट होता है? बहुत लोग बोलते हैं मुझे लविंग पार्टनर चाहिए, ओके, मुझे केयरिंग पार्टनर चाहिए, ओके, मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए। ओके, सवाल ये है, आई हैव टीयर्स व्हेन आई चेक माय डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सच में ना आंसू होते हैं कई बार। हमें लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कोई कंप्लीट करने वाला चाहिए। सेम गोज विद मेल ऑल्सो कि अगर की शादी परफेक्ट नहीं है, कांग्रेचुलेशंस। नया बिजनेस शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। नया जिम शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। नया योगा क्लास शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। हर चीज के लिए कोई चाहिए साथ में। मेरी शादी की डेफिनेशन, आपकी शादी की डेफिनेशन, आपके माँ बाप की डेफिनेशन अलग अलग होगी। सबकी डेफिनेशंस अलग हैं। हमारा जो माइंड होता है ना, वो इतना फ्लॉज पे फोकस करने लगता है ना कि हम कॉन्शियसली अप्रिसिएशन की हैबिट बनाना बंद कर देते हैं। उसका हस्बैंड ऐसा है, उसकी वाइफ ऐसी है। ये कंपैरिजन धीरे धीरे रिलेशनशिप को ना अंदर से खोखला कर देता है। एक बात समझो, हर रिश्ता अलग है, हर रिश्ते की यूनिकनेस अलग है। शादी को बचाने के लिए बड़े बड़े मैजिक की जरूरत नहीं है कि एक इंसान के अंदर थोड़ा मेल होता है, थोड़ा फीमेल होता है। मैं चाहती हूँ कि हम इसे 3 तरीके से बात करें। वन कैन बी कि मैंने 3 पार्ट्स में ऑब्वियसली हम बात करेंगे। आपको वैसे इसमें सब कुछ मिलेगा, ओके। आप इसमें समझोगे, आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। आप समझोगे मैरिज क्राइसिस है मॉडर्न जनरेशन में, ठीक है, उसका क्या रीजन है, क्या थॉट प्रोसेस है, आपको समझने को मिलेगा। वील शेयर अबाउट पार्टनर मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं, क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, देन वील टॉक अबाउट मैरिज मैनिफेस्टेशन की मैरिज कैसे मैनिफेस्ट करनी चाहिए। देन वील टॉक अबाउट मैरिज हीलिंग कि अगर हमारी शादी हो गई है तो हमें उसे कैसे हील करना है। एंड में आई टॉक अबाउट होओपोनोपोनो। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ शादी का नहीं है ना। आज का जो टॉपिक है वो है प्यार पे भरोसा करना, रिश्तों को समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट कि उस डर को हील करना जो डर हम अपने मन में लिए बैठे। मैं अगर आप सबसे एक सवाल पूछूं कि जब भी आप शादी का शब्द सुनते हैं, जिनकी नहीं हुई है या उनके जो कजिन्स होंगे या जो फ्रेंड्स होंगे, जब हम शादी का शब्द सुनते हैं तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? प्यार, कंपेनियनशिप, ट्रस्ट, सिक्योरिटी, करेक्ट? यही आता है? नहीं। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं आता है। आप में से बहुत लोग जब शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो थॉट आता है कॉम्प्रोमाइज, आर्ग्यूमेंट्स, एडजस्टमेंट्स, डाइवोर्स, टॉक्सिसिटी, है ना, क्योंकि ये बढ़ गया है आजकल बहुत ज्यादा। तो हमें यही समझना है। तो सच ये है कि आज की जो जनरेशन है वो शादी से ज्यादा शादी का जो डर दिखाया गया है उससे परेशान है। मानते हो आप ये लोग बात को? क्यों? क्योंकि इतने हजारों लाखों रिश्ते हैं, लाखों शादियां हैं जो अच्छी चल रही हैं। ओके, सो कहने का मतलब ये है, मानते हो ना इस बात को कि ज्यादा प्यार, लव, रोमांस, ये सब थॉट नहीं आते आजकल की शादी को देख के। सच ये है जो मैंने बोला कि आज की जनरेशन ज्यादा शादी के डर को देख के डर गई है। अब उसने आई डोंट नो, क्योंकि वो सोशल मीडिया इतना वो है, इंस्टाग्राम खोलो, रिलेशनशिप फेलियर की कहानियां, यूट्यूब देखो, डाइवोर्स की स्टोरीज हैं, न्यूज चैनल देखो, डायरी के केसेस हैं या ड्रम में मार के डाल दिया, व्हाटएवर, ठीक है, अफेयर्स के केसेस हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, कोर्ट की बैटल है। धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगा है कि शादी रिस्की है, ये बहुत बड़ा बर्डन है और ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती है ना। ये थॉट आ गया। अब क्यों आ गया? आप ये क्यों नहीं समझ रहे, या हम ये क्यों नहीं समझ रहे, या हम ये अपनी जनरेशन को क्यों नहीं समझा पा रहे कि चलने वाली शादियां भी तो इतनी हैं, हमारे रिश्तेदारों में भी तो इतनी अच्छी अच्छी शादियां हैं, इतनी शादियां वर्क कर रही हैं, लाखों काम कर रही हैं और करोड़ों अभी भी शादी कर रहे हैं। तो फिर हमें शादी से दिक्कत क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज। एंड अंडरस्टैंड, आप लोग आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, पहले पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी। न्यूज़पेपर या न्यूज इंडस्ट्री किससे चलती है बताओ? अच्छी न्यूज़ से चलती है क्या? चैनल बैठ जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी किसी को भी। अगर पॉजिटिव न्यूज दिखाकर, अच्छी न्यूज दिखाकर चैनल चलने लगे तो बंटाधार है न्यूज चैनल्स का।
तो क्या इतने सालों में हमें ये बात समझ में नहीं आई कि न्यूज आना, चाहे वो न्यूज़पेपर से आए या आज व्हाट्सएप ग्रुप पे आए या न्यूज चैनल पर आए या कहीं पर भी आए, तो आज भी नेगेटिव ही रही है ना, पॉजिटिव तो है ही नहीं। और पॉजिटिव में घुसे जा रहे हैं, और वो दिखाते इसीलिए हैं क्योंकि पॉजिटिव नहीं चलता, नेगेटिव बिकता है। जब आपको कोई न्यूज मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस सेलिब्रिटी का ये हो गया, फलाना, सब छोड़ के बैठ जाते हो वहां पर। लेकिन जब कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो कितनी देर देते हो उसको? और जितने भी चैनल्स न्यूज दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव न्यूज कितनी देर दिखाते हैं? सोच के देखा है कभी? तो एक बात समझने की जरूरत है हमें कि जो भी चल रहा है ये पहले भी था। मतलब सॉरी टू से दिस, बट कांड पहले भी होते थे, बट हम अवेयर नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, इतना चीजें हमारी एक्सपैंडेड नहीं थी, हमें इतने चीजों का स्कोप नहीं था, मतलब हमारे पास इतनी चीजें थी ही नहीं, इतने डिजिटल मीडियम्स नहीं थे। आजकल छोटे छोटे बच्चों का भी अकाउंट है, तो हम उससे डर गए जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पैरेलली आज भी अपने लहंगों की फोटो डाल रहे हैं लोग, अपने हनीमून की पिक्चर्स डाल रहे हैं, व्हाट आई वोर इन थाईलैंड, टिक 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 टिक, कुछ तो होगा ना। एंड पीपल हु हैव पार्टनर, मैरिड बिफोर, चिल्ड्रंस, जिन्हें शादी हो गई, वो भी जा रहे हैं घूमने। हो सकता है मॉरिशस नहीं जा रहे हो, फाइन, शिमला जा रहे होंगे, मनाली जा रहे होंगे, कहीं तो जा रहे होंगे, करेक्ट है। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हम कहाँ डर गए और क्यों डर गए। एक न्यूज आती है, बवाल मच जाता है। I can understand and I really, मतलब we also feel that pain because we are females। और जब मेल से रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मेल भी वो पेन फील करते हैं। ओ भाई, ड्रम में उनको नहीं लगता होगा डर, उन्हें भी तो लगता होगा, मेल्स को भी उतना ही डर लगता है। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम क्या देख रहे हैं और क्या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच्चाई ये है कि मैरिज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनहील्ड इमोशंस। सिमिलरली रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन की कमी। पार्टनर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनरिजॉल्व्ड फियर्स। ये प्रॉब्लम है। कुछ केसेस में पार्टनर की भी होगी, लेकिन पार्टनर की वो इमोशन समझो या उसका चैलेंज समझो या उसकी थॉट प्रोसेस समझो, वो भी हो सकता है। बट पार्टनर को बोल के मैं क्या करूं? पार्टनर के अंदर जो चीजें चल रही हैं वही है ना हमारी चीजें, वही गड़बड़ है ना। तो जब दो लोग अपने घाव के साथ, मतलब पुराने जख्म, चोट लग गई, ठीक हुआ नहीं, और जाके हम नए रिलेशनशिप में आ गए, अब नए रिलेशनशिप में जाके ना हम पुराने घाव खदेड़ रहे हैं, और वहां और ये दिक्कत। You getting it? तो जब दो लोग अपने घाव के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो प्यार नहीं है, वो अपना दर्द लेकर आए हैं अपनी अपनी दुनिया से। और जब तक हीलिंग नहीं होती, वो दर्द जो है वो आर्ग्यूमेंट्स में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, डिस्टेंस में, सब में बदल जाएगा। When a male had a breakup, उसका ब्रेकअप हुआ, वो एक नए रिलेशनशिप में आया, तो कहीं ना कहीं उसका जो थॉट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उसे वो नहीं चाहिए जो पुराने रिलेशनशिप में मिला। एंड द मोमेंट उसकी नई वाली गर्लफ्रेंड सेम बिहेव करती है, उसको ट्रिगर होता है बॉस। एंड सेम एज विद फीमेल्स, कि अगर पुराने रिलेशनशिप में दर्द रहा है, पुराने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं रही, पुराने रिलेशनशिप में चीट करके गया बंदा, तो बाय डिफॉल्ट जब वो नए रिलेशनशिप में आती है तो फिर उन्हें पुराना खत्म करना है ना। एंड द मोमेंट पुराना कुछ भी होता है, जो आपका नया रिलेशनशिप है, वो पुराने का कुछ भी करता है, आपको इतना गंदा ट्रिगर होता है जिसकी कोई हद नहीं। इसीलिए आज का सेशन सिर्फ मैरिज के बारे में नहीं है, कॉन्शियस रिलेशनशिप के बारे में है। तो आज हम सीखेंगे कि डर से ट्रस्ट की तरफ, खालीपन से पार्टनरशिप की तरफ, और कंफ्यूजन से क्लैरिटी का सफर कैसे तय करना है। सबसे पहला समझते हैं कि लोग शादी से डरते क्यों है। जैसे कि मैंने बोला कि तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर की जड़ क्या है। जब तक हम प्यार और रिश्तों को दिल से एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये डर बना रहेगा। तो पहला कारण है नेगेटिव प्रोग्रामिंग। जो मैंने बोला, आज सोशल मीडिया, न्यूज, आपके एंटरटेनमेंट का जो बड़ा हिस्सा है उसमें कहानियां आ रही हैं। इसकी वजह से टूटते रिश्तों की कहानियों को देखकर हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव हो गई है। जैसे कि मैंने कहा ना कि एक न्यूज आती है और हमारा हिल जाता है मेंटल थॉट प्रोसेस, है ना। आज आप रोज क्या देखते हो? डाइवोर्स, चीटिंग, बीट्रेयल, टॉक्सिक मैरिज, ये सब दिख रहा है। माइंड में क्या बिलीव रहेगा? शादियां चलती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो सबकॉन्शियस माइंड ना, प्रॉब्लम ये है, लॉजिक से नहीं चलता, वो रिपीटेशन से चलता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें क्या समझने की जरूरत है कि याद रखो कि आपने शायद कभी हेडलाइन नहीं देखी होगी कि एक पति पत्नी ने खुशी से 45 इयर्स बिताए, लेकिन एक पति पत्नी 45 साल का रिश्ता होने के बाद भी टूट गया। AR रहमान का केम नो, इतने सालों का, ओ माय गॉड, इट केम फ्रॉम AR रहमान। ओ भाई, नहीं चल रहा होगा कुछ, वाइफ लिए बैठी होंगी, हस्बैंड लिए बैठे होंगे, एंड यू डोंट नो कि क्या देखा है उन्होंने अपनी शादी में इतने साल। तो न्यूज कहीं आती है, ओ माय गॉड, हैप्पी गुड लकी कपल, कितने सालों का रिश्ता, अटूट बॉन्ड।
न्यूज वाले जब कोई ऐसी न्यूज भी लेके जाता होगा ना, तो न्यूज एंकर को बोलते होंगे तुम्हें अपनी सैलरी नहीं चाहिए क्या, ये सब दिखाना है। तो ये है हमें। लेकिन जैसे ही कोई रिश्ता टूटता है वो हेडलाइन बन जाता है और धीरे धीरे हमारा मन ये मानने लगता है कि मैरिज में प्रॉब्लम ज्यादा है और खुशी कम है। दूसरा कारण, चाइल्डहुड कंडीशनिंग। कई लोगों ने बचपन में अपने घरों में क्या देखा, आर्ग्यूमेंट्स देखी, डिसरिस्पेक्ट देखा, साइलेंट ट्रीटमेंट देखा, इमोशनल डिस्टेंस देखा। ऐसे में उन्होंने सबकॉन्शियसली ये डिसीजन ले लिया या ये निकाला उसका रिजल्ट कि शादी का मतलब बहुत संघर्ष करना है, मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। शादी इज नॉट अ केक वॉक, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट वो बहुत कुछ करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ कम्युनिकेशंस हैं। तो फिर जब वही बच्चे बड़े होते हैं जिन्होंने बचपन में ये सब देखा, उन्हें कमिटमेंट से डर लगता है। आज की जनरेशन वही कर रही है। भले ही कॉन्शियसली उन्हें प्यार चाहिए, बट वो आज की जनरेशन डर रही है। क्यों डर रही है वो? क्योंकि उसने देखा है अपनी मदर को, देखा है अपने फादर को अपनी मदर के साथ ट्रीट करते हुए। मतलब अब जब मैं काउंसलिंग करने लगी हूँ या मेरे 1-to-1 सेशंस होते हैं, पर्सनल काउंसलिंग सेशंस होते हैं या मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, अब जब मैं सुनती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा सुनने लगी हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम मेरी एज के जो लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, जो वो पता नहीं कैसी शादी निभा रहे हैं भाई। मतलब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, बात नहीं करते, खाना खाते हैं, रूम में जाते हैं, सो जाते हैं अलग अलग। देयर इज नो कम्युनिकेशन। अब से पहले हमें वो समझ नहीं आया क्योंकि हमें लगा शादी की डेफिनेशन यही होती है, ऐसे ही चलता है रिश्ता। आज समझ में आ रहा है क्योंकि आज किताबें पढ़ ली, आज वर्कशॉप्स अटेंड कर ली, आज किसी को गुरु मान लिया, उसने सिखा दिया, आपको सेमिनार्स ने सिखा दिया, अच्छे कंटेंट ने सिखा दिया। बट माँ बाप तो यही कर रहे हैं, तो वो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है। तीसरा कारण, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। हर इंसान प्यार चाहता है, किसी को दिल का टूटना का दर्द नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। सच ये है कि प्यार और वल्नरेबिलिटी ना साथ साथ चलते हैं। जब आप किसी को अपने दिल के करीब आने देते हो तो चोट लगना संभव है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार बट मुझे गड्ढे नहीं चाहिए, आई लव ड्राइविंग, मुझे रेड लाइट नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते ना आप। तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तो गड्ढे भी आएंगे, रेड लाइट भी आएगा, कीचड़ भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, पत्थर भी आएगा, और आंधी बारिश चल गई तो पेड़ भी गिरे हुए मिलेंगे। What you will do? You will handle those things and then you will move forward. पत्थर होगा, साइड करोगे। बहुत जोर से आंधी आ रही है, पॉज ले लोगे किसी जगह पे, यही करोगे ना। अब इतने डेयरिंग बनने की जरूरत नहीं, आंधी आ रही है नहीं हम तो इसी में गाड़ी चलाएंगे, ये तो नहीं करना है ना। आंधी आ रही है मतलब कि रिलेशनशिप में कुछ तो तूफान मचा है, तो पॉज ले। ये इशारा है भगवान का कि पॉज ले लो, थोड़ा रुक जाओ, ये सिचुएशन है, थोड़ी अगर आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ हुआ तो ज्यादा खराब हो जाएगी, बेटर टू टेक अ पॉज एंड देन मूव। तो ये वही वाली बात हो गई कि जब सामने से आंधी आ रही है तो गाड़ी मत चलाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सामने से जब पति भड़का हुआ है या पार्टनर भड़का हुआ है या बीवी भड़की हुई है तो शांत हो जाओ भैया, बहुत गंदा तूफान है, टेक अ पॉज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत जरूरी है समझना। हमें क्या समझना है कि चोट लगना भी पॉसिबल है। तो ये वल्नरेबिलिटी डीप कनेक्शन की शुरुआत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेशनशिप कोई लॉटरी नहीं है, किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा पार्टनर मिलेगा। रिलेशनशिप एक स्किल है, कम्युनिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है ना, इमोशनल मैच्योरिटी है, ऐसी स्किल है। और ये सारी स्किल्स पता है कैसी हैं, जिन्हें सीखा जा सकता है। I was way beyond before marriage. I learned so many things, from Amit. How many of you know Amit? Of course, maximum. I learned many things from Amit. Many. बहुत सारा सीखा है मैंने अमित से। ठीक है, कुछ चीजों में he helped me, कुछ चीजों में I helped him. तो यही तो है अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही चलता है ना रिलेशनशिप। तो वो सीखनी पड़ती। अच्छी चीज मैं वापस से बोल रही हूँ ना कि सब कुछ पका पकाया सॉस पैन में नहीं आता, सीखना पड़ता है। ये स्किल है, सीखना पड़ेगा। आपने जब पहली बार गार्डनिंग करी तो आपको नहीं पता था कि किसमें ज्यादा पानी देना है, किसमें कम पानी देना है। धीरे धीरे जब प्लांट्स के बारे में समझ में आने लगा तब समझ में आया, ओके इसको कम पानी देना है, इसको ज्यादा पानी देना है। ये धूप वाले प्लांट्स हैं, ये शेड वाले प्लांट्स हैं। एंड देन यू लर्न, और लर्न के बाद ये हुआ कि जब ये स्किल आ गई, आज जब घर में कोई भी प्लांट आता है, क्या आप नहीं समझ जाते हो कि इसे कहाँ रखना है? क्या आप नहीं समझ जाते हो कि इसको छांव में रखना है, धूप में रखना है, कम पानी देना है? वो कहने का मतलब ये है कि जो स्किल्स होती है वो सीखी जा सकती है और रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जा सकता है। अब इसमें रिलेशनशिप, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, है ना, कि जब हम शादी के बारे में सोचने वाले हैं तो इसमें मैनिफेस्टेशन हम कैसे लगा सकते हैं? कि सवाल ये कि इस डर को, जो डर है, इसे बदला कैसे जाए। तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई प्रोग्रामिंग दो। रोज कम से कम 5 मिनट उन कपल्स के बारे में सोचो जिनकी शादी सक्सेसफुल है। उनसे मिलो, बात करो, समझो व्हाट दे हैव डन अपनी शादी में, क्या किया उन्होंने, क्या चेंजेस किए, क्या समझने की कोशिश करी। जब लड़ाई हुई तो कैसे समझा, जब इन लॉज ने साथ नहीं दिया तो कैसे समझा, जब इन लॉज समझते थे तो आपने कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स करी, सब चीज समझो। तो और अपने मन को ना ये प्रूफ दो, ये एविडेंस दो कि हेल्दी मैरिज एग्जिस्ट करती है और करती है। आप में से कितने लोग हैं उस पे आए हैं। आप, जरूरी नहीं है कि सबके साथ प्रॉब्लम होगी इसीलिए आए हो, करेक्ट है ना। इट्स जस्ट की अंडरस्टैंडिंग, समझना है मुझे, जानना है मुझे, आई नीड मोर नॉलेज।
तो आप ही में से कितने सारे लोगों की मैरिजेस बहुत अच्छी है बॉस। हाँ, कुछ एक आध चीज होगी तो हम सुधारेंगे उसको फिर, है ना। दूसरा क्या कर सकते हैं, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, है ना। उसमें आप क्या लिख सकते हो, लाइक मैं एक लविंग, रिस्पेक्टफुल और हेल्दी रिलेशनशिप के लायक हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। तीसरा क्या कर सकते हो, हर रात को सोने से पहले आपको एक हैप्पी मैरिज इमेजिन करनी है, जहां पे ट्रस्ट है, जहां पे रिस्पेक्ट है, जहां पे फ्रेंडशिप है। मतलब लोग, आई डोंट नो, सबका मैनिफेस्ट करने का तरीका अलग अलग है। लोग मैनिफेस्ट करते थे कि शादी का दिन कैसा होगा, आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, या मेरी प्रोग्रामिंग भगवान कैसे करिए, अच्छी करिए, आई एम हैप्पी। क्या ये हुआ कि मैनिफेस्टेशन से मैंने अलग किया। अब लोगों का मैनिफेस्टेशन, फीमेल्स का, मेल का एक अलग मैनिफेस्टेशन होता है, शादी का फीमेल का अलग होता है, बट मेरा नहीं था। तो आपको क्या करना है, रोज ये एफर्मेशंस बोलो, ओके। जैसे मैंने बोला कि हैप्पी मैरिज इमेजिन करो, ट्रस्ट हो उसमें, रिस्पेक्ट हो उसमें, फ्रेंडशिप हो उसमें, सब कुछ होना चाहिए। एंड देन ये एफर्मेशंस बोल सकते हो, मैरिज इज सेफ फॉर मी, ठीक है। ये जिनकी हो गई वो भी बोल सकते हो, आई डिजर्व अ लविंग एंड रिस्पेक्टफुल पार्टनर, आई एम रेडी टू गिव एंड रिसीव लव, हेल्दी लव, माई फ्यूचर रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट, आई रिलीज ऑल द फियर्स, मैंने सारा डर निकाल दिया है शादी को लेके, एंड आई चूज लव। याद रखना, जितना ज्यादा इसे फील करोगे उसी दिशा में रियलिटी बननी शुरू होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जनरल शादी के बारे में, ठीक है। अब जैसे हमें क्या समझना है कि पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आध्या मैम मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। सबसे पहले ना आपको मैं एक ट्रूथ बताती हूँ, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल्फ मैनिफेस्टेशन से। ध्यान रखना, मैं हमेशा 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 ये बोलती हूँ कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, खुद पे काम करना मत छोड़ना, खुद के लिए काम करना मत छोड़ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद पे काम करना कभी बंद मत करना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और मैं आज वापस से बोल रही हूँ कि प्लीज अपने आप पे काम करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज समटाइम्स आई हैव टीयर्स व्हेन आई चेक माय डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम। मेरे सच में ना आंसू होते हैं कई बार जब मैं इंस्टाग्राम के वो चेक करती हूँ, और कई बार ना मुझे इतना गुस्सा होता है ना कि ये लड़की जो मुझे मैसेज कर रही है, ये मुझे एक बार कॉल कर दे या मिल जाए ना, तो मैं इससे पहले माफी मांगूंगी और फिर इसे खींच के लगाऊंगी और बोलूंगी कि मैं एज अ सिस्टर लगा रही हूँ। कि कहाँ है दिमाग। मैम मेरा एक्स चला गया, मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्यों क्यों करना है। मैम मेरे एक्स ने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्या मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्यों करना है। मैम मेरा एक्स है, बहुत मैनिपुलेट करता है और ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक करता है, फिर ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक करता है, फिर माफी मांगता है, फिर ऐसी हो जाता है, बट मुझे शादी उसी से करनी, क्यों करनी है। मैम होपोनोपोनो से मेरे एक्स की जो थर्ड लाइफ में लड़की आई है, क्या वो भाग सकती है, क्या मैं उसे दफा कर सकती हूँ। अबे होपोनोपोनो है, जादू टोना कोई है। एंड आई वाज लाइक क्यों चाहिए भाई। मेल्स के आते हैं कि हम फीमेल है, नहीं बात कर रही है, या उसने साफ बोल दिया कि वो मेरे साथ कनेक्शन नहीं चाहती, छोड़ दो ना, फिर नहीं चाहती तो क्यों हाथ पैर जोड़ने हैं। ये मेल के लिए, ये फीमेल के लिए। जो तुमसे प्यार नहीं कर रहा उससे प्यार क्यों करना है, जो आपको चूज नहीं कर रहा उसे चूज क्यों करना है। आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा इंसान आपको क्यों चाहिए। तो बहुत लोग अपने खालीपन को भरने के लिए पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, यहाँ गड़बड़ है। एंड लिटरली बता रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे केसेस ना, मैरिड अनमैरिड, और जब ये आता है ना कि मुझे ब्लॉक किया, मैम मुझे अपना स्पेशल पर्सन मैनिफेस्ट करना है, आई सेड अच्छा ठीक है ठीक है, क्या है सिनेरियो। उसने मुझे 6 महीने से ब्लॉक किया हुआ है, बात होती है नहीं, कोई कांटेक्ट है नहीं, फिर क्या करोगे मैनिफेस्ट करके। और आज ये समझ में नहीं आ रहा, आज भाग रहे हो, फिर कल उस सिचुएशन से भागोगे जो जबरदस्ती तुमने अट्रैक्ट करी है, प्यारा बन के, चेंज करके, है ना। फिर बाद में उसी से परेशान हो गए, क्योंकि जब वो करना चाहिए था चेंज तब किया नहीं। तब तो अपनी सेल्फ वर्थ पूरी गड्ढे में डाल के, सेल्फ रिस्पेक्ट गड्ढे में डाल के, सब कुछ करके हम निकल पड़े, क्योंकि हम खालीपन का इलाज ढूंढ रहे हैं। ये बहुत चैलेंज है। आप अपने लाइफ में वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो, वो नहीं करते जो आप चाहते हो। बहुत लोग बोलते हैं मुझे लविंग पार्टनर चाहिए, ओके, मुझे केयरिंग पार्टनर चाहिए, ओके, मुझे लॉयल पार्टनर चाहिए, ओके। सवाल ये है, खुद के लिए लविंग हो, खुद के लिए केयरिंग हो, खुद के लिए लॉयल हो, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा हमारी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। आप चाहते हो आपका होने वाला पार्टनर, लेट्स से मेल की बात करती हूँ चलो मैं, कि आपका होने वाला मेल पार्टनर, ठीक है, जो लड़का आपकी लाइफ में आए, वो आपकी और आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। आप अपनी करते हो, आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो। आप अपनी फैमिली से तो सीधे मुंह बात नहीं करते, बहुत लड़कियां हैं, सेम गोज विद मेल ऑल्सो, कि आपको चाहिए घर संभाल ले, आपने संभाला। आपको चाहिए किचन संभाल ले, आपको आती है संभालनी। अगर वाइफ पार्टनर बीमार हो गई तो आप उबाल लोगे अंडे, बाकी तो छोड़ो। तो फिर कहाँ है। कल किसी ने बहुत अच्छी वीडियो डाली ना, आई फॉरगॉट दैट पर्सन नेम, इज वेरी नाइस पर्सन। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि एक बच्चा पैदा करने के लिए एक यूट्रस चाहिए होता है, और यूट्रस सिर्फ फीमेल के पास होता है। तो बाय डिफॉल्ट
बच्चा पैदा करने के लिए मतलब ब्लेसिंग है या जो भी कह लो, यूट्रस है और जो भी है प्रोसेस वो फीमेल ही करेगी, करेक्ट है, क्योंकि यूट्रस सिर्फ फीमेल के पास है। बट व्हेन इट कम्स टू जब डायपर चेंज करने हैं उसके लिए कोई यूट्रस नहीं चाहिए। जब बच्चे को स्कूल छोड़ना है, जब तैयार कराना है, जब उसको खाना खिलाना है, जब उसको नहलाना है, जब उसे कहानियां सुनानी है, जब उसको स्विमिंग क्लास, डांस क्लास, जूडो क्लास, ये क्लास, स्केटिंग क्लास लेके जाना है, तब कोई यूट्रस नहीं चाहिए बाय द वे। तो ये हमेशा बोलती हूँ ना मैं, एक बहुत अच्छी बात लाइव जज ने बोला था कि किसी ने बोला कि पार्टनर्स आए हैं, दे सेड हमें डिवोर्स चाहिए, वी आर नॉट वर्किंग टुगेदर, इट्स नॉट वर्किंग आउट, वी नीड अ डिवोर्स, हमें खत्म करना है रिलेशनशिप। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, क्या इश्यूज है, वो सारी उन्होंने बात करी एंड देन ही वाज लाइक कि अच्छा कैसा है आपका रिश्ता, कितना परसेंट देते हो? तो दोनों ने बोला कि नहीं बिल्कुल अच्छा है, हम मतलब अब ये अपना पूरा दिल जान से 50% देती है, ये अपना पूरा दिल जान से 50% देते हैं। दैट जज टोल्ड टू द कपल कि रिलेशनशिप में 50-50 है ही नहीं बॉस, तुम अपना 100 दो, तुम अपना 100 दो, क्योंकि जैसे ही बात रिलेशनशिप में 50-50 की आती है ना, आधी तो हम ऐसे झाड़ देते हैं अपने कंधों से। आपके घर में अगर एक हाउस हेल्प है ना, कुछ भी घर में डस्टिंग नहीं हुई ठीक से, झाड़ू नहीं लगी या ये नहीं लगा, व्हाटएवर, एक कोई बोलोगे ना, है ना, एंड शी विल टेक इट ऑन कि हाँ ऑब्वियसली मैं ही हूँ कुछ है। और जिसके घर में 2 या 3 है वो बोलेगी मैंने नहीं किया, मेरे घर में रोज होता है। एंड दे वर लाइक कि ये ग्लास ये मेरा काम नहीं है उठाना, ये सॉक्स यहाँ पड़ी है ये मेरा काम नहीं है उठाना। अच्छा मेरे को उठानी थी क्या? मैं अगर खाने वाली दीदी को बोलती हूँ कि आप ये मसालों के डब्बे प्लीज ठीक से रख दिया कर, शी वाज लाइक अच्छा ये मेरा काम है क्या? मुझे लगा वो कर लेगी। अबे दैट इज 50-50। 100 इज मैं जिम्मेदार हूँ हर चीज के लिए। तो हस्बैंड को या पार्टनर को 100% देना है, और पार्टनर को इधर जो रिलेशनशिप में नहीं है, सॉरी जो शादी नहीं हुई है उसमें भी 100% देना है। मेल फीमेल दोनों को 100% देना है अपना अपना। 50-50% पे शादी नहीं चलती, कोई रिश्ता नहीं टिकता। अब सवाल ये है, जैसे मैंने बोला कि आप खुद के लिए हैं क्या केयरिंग, खुद के लिए लविंग है? एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की आई मेरे पास, उसने कहा मैम मैं पिछले 5 साल से लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा, क्या करूँ, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? आई सेड खुद से कितना प्यार करती हो? तो 1 सेकंड के लिए चुप। तो उसने बोला मैम मैं सच बोलूं, मैं खुद को भी बहुत पसंद नहीं करती। आई सेड क्यों? मेरी ना थोड़ी हाइट कम है और मेरा थोड़ा रंग सांवला है ना, और मेरे जो पापा तो ज्यादा नहीं बोलते, पर जो मेरे बड़े ताऊ जी हैं, मेरी मासियां हैं, या जो मेरे वो हैं, वो सब आके पापा के कान भरते हैं कि इसका रंग बहुत डार्क है, इसकी शादी नहीं होगी, इसने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, इसका हाइट बहुत कम है। मैंने सिंपल मुस्कुरा के बोला फिर तुम प्यार नहीं अट्रैक्ट कर रही हो, तुम्हें प्यार नहीं चाहिए लाइफ में, तुम वैलिडेशन ढूंढ रही हो, और जब वो लड़का आके वैलिडेशन नहीं देगा ना तो फिर दिक्कत होगी। और प्यार और वैलिडेशन में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार कहता है मैं कंप्लीट हूँ और मैं शेयर करना चाहती हूँ, वैलिडेशन कहता है मैं इनकम्प्लीट हूँ, प्लीज मुझे आके कंप्लीट करो, प्लीज मुझे बोलो मैं सुंदर हूँ, प्लीज मुझे बोलो कि मेरी हाइट सही है, प्लीज मुझे बोलो कि मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि मैं इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कोई कंप्लीट करने वाला चाहिए। सेम गोज विद मेल ऑल्सो। याद रखना पार्टनर आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर किसी को कंप्लीट नहीं कर सकता। आज मेरी जो अच्छाइयां हैं, मेरे जो चैलेंजेस हैं, मेरी जो स्ट्रेंथ है और मेरी जो कमियां हैं, उस पर मैं खुद काम करती हूँ, उस पे अमित काम नहीं कर सकते। आज अगर मेरे शरीर के किसी जगह कोई पेन है, दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, रेस्ट मुझे करना पड़ेगा, डाइट मुझे लेनी पड़ेगी। इट कैन नॉट बी लाइक अमित खाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, वाह फिर तो मैं सारी दवाइयां अमित को खिला दूं। बहुत भागती हूँ मैं मेडिसिन लेने से। 2 टाइम की खिला सकते हो, मुझे तीसरे टाइम से पूछते फिर हाँ अच्छा हाँ लेती हूँ, अभी लेती हूँ। सच में तो कैसे वो है? तो हमें ये जो चीजें मेरे अंदर है वो मुझे ही करनी है ना, सामने वाला आके क्यों करेगा मेरे लिए? आज बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में यही चाहते हैं कि वो अकेले हैं, खुश नहीं है। तो रिलेशनशिप क्या है? आपके खालीपन का इलाज कोई है? रिलेशनशिप है जो आपकी खुशी को मल्टीप्लाई करेगा, सोर्स नहीं है वो। अगर आप अकेले दुखी हैं तो रिलेशनशिप में ना अक्सर वही दुख किसी के रूप में दिखाई देगा फिर। तो पार्टनर मैनिफेस्टेशन का रूल नंबर 1, बिकम व्हाट यू सीक। अगर आपको रिस्पेक्टफुल पार्टनर चाहिए तो पहले खुद रिस्पेक्टफुल बनिए। अगर आपको लॉयल पार्टनर चाहिए तो पहले खुद लॉयल बनिए। अगर आपको इमोशनल अवेलेबल पार्टनर चाहिए तो आपको इमोशंस को समझना, इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। आपको मैच्योर पार्टनर चाहिए तो आपको वो मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, है ना, वो हमें सीखना पड़ेगा। तो यूनिवर्स अक्सर वही देता है जो वाइब्रेशंस के लिए रेडी होते हैं। अब मेरी वाइब्रेशन हैप्पी है, आई एम अ हैप्पी गो लकी फीमेल, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि मुझे कोई मिले जो मेरे ऊपर पैसा खर्च करे, मैं खुद भी कमाना जानती हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तब मेरी ये वाइब्रेशंस जिस पर्सनालिटी से मैच होंगी वहां पे कनेक्शन बनते हैं। पार्टनर मैनिफेस्टेशन रूल नंबर 2, स्टॉप चेजिंग। भागना बंद कर दो पीछे प्लीज किसी के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग प्यार को चेज करते हैं, हर दूसरे दिन डेटिंग ऐप, हर तीसरे दिन नया कनेक्शन, हर समय चिंता मुझे कोई कब मिलेगा। लेकिन चेजिंग की एनर्जी क्या चाहती है? जब आप किसी चीज के पीछे भागते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मैं इस चीज के बिना इनकम्प्लीट हूं। तो अट्रैक्शन की एनर्जी क्या बोलती है? सेम,
तो आपको क्या बोलना, आई एम कंप्लीट एंड रेडी। फिर आपको यूनिवर्स आपके रेडीनेस होने पे रिस्पॉन्ड करता है, नीडीनेस होने पे नहीं। आप क्या चाहते हो यूनिवर्स आपको कब रिस्पॉन्ड करे, नीडीनेस होने पे या रेडीनेस होने पे? रेडीनेस होने पे। आप लाइफ में खुश हो, फुलफिल्ड हो, अलाइंड महसूस करते हो, तो एनर्जी नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाती है। यू गेटिंग इट? पार्टनरशिप मैनिफेस्टेशन रूल नंबर 3, क्रिएट अ रिलेशनशिप विजन। बहुत लोग लिस्ट बनाते हैं, मतलब हाइट होनी चाहिए 6 फीट, पैकेज होना चाहिए इतने लाख का, खुद का घर, लग्जरी गाड़ी, लेकिन सक्सेसफुल रिलेशनशिप इस पे नहीं टिकती बॉस। अगर सिर्फ इस पे टिकती तो सेलिब्रिटीज के डाइवोर्स नहीं होते। सब है उनके पास, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब है, अच्छा बैंक बैलेंस, तो रिश्ते सिर्फ इस पे टिकते ही नहीं ना। आई गॉट अ डीएम मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, कि इंस्टाग्राम पे यूट्यूब कमेंट में, आई डोंट नो, कि मैम मैं बहुत अच्छी एफर्मेशंस लिखती हूँ, मैं बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन करती हूँ और मेरा काम भी कर रहा है, बट कुछ हिल रहा है, तो मुझे चीजें समझ नहीं आ रही। तो लास्ट टाइम एक लड़का मुझे देखने आया, वेरी गुड गाय, गुड फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा था, बट मुझे लगा मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। आई सेड अच्छा, बताना कुछ चीजें क्या थी लिस्ट में। और क्या मैंने लिखा था, मेरे पार्टनर का वेट 70 kg होना चाहिए। मैम जो लड़का मुझे देखने आया था वो 100 kg का था, और जब मैंने उससे पूछा आपका वेट क्या है, तो उन्होंने मुझसे झूठ बोला। क्या थॉट जा रहे हो? मैंने लिखा था मेरा पार्टनर वेजिटेरियन होना चाहिए, बट ये नॉन वेजिटेरियन है। मैंने कहा वेजिटेरियन बन के तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हें खाएगा चलेगा? नॉन वेजिटेरियन है, हो सकता है किसी दिन उसका स्पिरिचुअल सेंस जागे, किसी दिन उसे एनिमल से प्यार हो जाए, उसका मन करे कि उसको नॉनवेज छोड़ना है, हो सकता है छोड़ देगा, बट वेजिटेरियन खा के सुबह दोपहर शाम गालियां देगा चलेगा? कहाँ जा रहे हैं हम? कौन सी लिस्ट बना के खोए हुए हैं? ठीक है, इसलिए रिलेशनशिप इन चीजों पे नहीं टिकता। हाइट क्या करोगे लिख के, बट ठीक है लिख दी, सिर्फ हाइट मनी, दिल देखो, खाली इनकम मत देखो। देखो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ फाइनेंशियल मत देखो ना, तो सिर्फ फाइनेंसेस नहीं देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है देखना। सिर्फ लुक्स पे मत जाओ। पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए? गुड लुक्स एंड गुड लुक। कुछ नहीं होता गुड लुक से। सिंपल सोबर दिखने वाली लड़कियां, सिंपल सोबर दिखने वाले लड़के दिल के अच्छे होने चाहिए, रिस्पेक्ट करना जानने चाहिए, आपकी बात दिल से समझना जानने चाहिए, आपके सपनों की वैल्यू करना जानना चाहिए, और कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो लुक्स मत लिखो, कैरेक्टर लिखो। ठीक है, मेरा पार्टनर मुझे कैसा फील कराएगा, क्या मैं उसके साथ सेफ फील करूंगी, क्या मैं उसके साथ रिस्पेक्टेड फील करूंगी, क्या मैं उसके साथ अंडरस्टूड महसूस करूंगी, क्या मैं उसके साथ ग्रो करूंगी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यही वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करनी है। तो मैनिफेस्टेशन की जो एक्सरसाइज है वो क्या है? आज रात को सोने से पहले हमेशा अपनी आंखें बंद करो, किसी स्पेसिफिक इंसान का चेहरा मत देखो कभी भी, बस फील करो कि मेरा पार्टनर कोई है। आप उसके साथ बैठे हो, बात हो रही है, हंसी हो रही है, रिस्पेक्ट हो रहा है, दोस्ती हो रही है, कॉफी पी रहे हैं, हो सकता है उस इंसान का चेहरा आपको नहीं दिखेगा, बट फील दैट। कॉन्शियसली फीलिंग अट्रैक्ट करो, फेसेस को मत अट्रैक्ट करो। ठीक है, क्यों मैं बोलती हूँ फेसेस को अट्रैक्ट मत करो या सिर्फ वो मत करो? बिकॉज पहला, ऑफ कोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और जो आप चाहते हो वही आपका पार्टनर भी चाहता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। कि आप शादी चाहते हो, आप अच्छी वेडिंग चाहते हो, आप माँ बाप की ब्लेसिंग से सब कुछ करना चाहते हो, आप छोटी शादी चाहते हो, आप अच्छी शादी चाहते हो, सेम गोल है अगर, तो आप उस बंदे को मैनिफेस्ट करो। बट अगर वो बंदे के गोल सेम नहीं है या आपको भी पता नहीं है, तो फेस कभी मत मैनिफेस्ट करो। आई ऑलवेज से दिस, यू आर गोइंग टू अ पेस्ट्री शॉप, यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्री, यू वेंट इनटू शॉप एंड यू सेड भैया ये चॉकलेट पेस्ट्री देना। अब वो भैया बोल रहे हैं कि कुछ और भी है, बहुत सारी पेस्ट्रीज हैं, आप कुछ और भी देख सकते हो। नहीं, मुझे तो चॉकलेट पेस्ट्री ही खानी है, मुझे यही चाहिए। ठीक उसी चॉकलेट पेस्ट्री के पीछे बहुत कुछ रखा है, बट हमारी नजर नहीं जा रही, क्योंकि हमें सिर्फ चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए। ले लिया आपने चॉकलेट पेस्ट्री, क्योंकि आपको वही चाहिए थी, आपकी जिद थी कि आपको वही चॉकलेट पेस्ट्री चाहिए। भगवान ने बोला ले ले भाई तथास्तु। लेकिन जब पेस्ट्री खाई तो आपको पता चला कि इसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे थे जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। क्या करोगे फिर? एंड सेकंड पार्ट, जब आप पेस्ट्री की जिद कर रहे थे ना, तो पेस्ट्री के पीछे एक चॉकलेट केक रखा हुआ था जिसपे आपकी नजर ही नहीं गई। ये है कि कई बार हम इतने एडमिट हो जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में एडमिट हो जाते हैं, इसी से प्यार चाहिए। हो सकता है वो नहीं कर रहा होगा, आपका बच्चा आपको उतना प्यार कर रहा होगा लाइफ में। समझ रहे हो? ये बहुत वो है कि यही मुझे प्यार करे। कई बार आपके इन-लॉज इतना प्यार कर रहे होंगे, कई बार आपको पार्टनर से ज्यादा पार्टनर की सिस्टर प्यार कर रही होगी, कई बार आपको सबसे ज्यादा आपको आपका बच्चा प्यार कर रहा होगा। आपने जिंदगी में प्यार दिया, आपको प्यार वापस मिला, आपकी शर्त पे नहीं मिलेगा कि उसी इंसान से चाहिए जिसे दिया। ऐसा नहीं होता। आपने किसी की सेवा करी, वही इंसान आपके लिए सेवा नहीं करेगा। वो कर्मा जो पलट के आते हैं उसी इंसान से कोई आते हैं। You getting what I'm saying? आपने किसी के लिए अच्छा करा, कितने सालों बाद आपके लिए कोई अच्छा करके चला जाता है। जिसको दान दिया वही दान कोई दे रहा है आपको। तो ये स्पेसिफिक वाले के पीछे मत भागो, अच्छे के पीछे भागो। फेस कि मैं मुझे यही चाहिए, वो यही पे मत जाओ। ठीक है, आप इसके लिए डेली एफर्मेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्दी ऑफ ट्रू लव। ठीक है, आई एक्सेप्ट लव एंड डीपली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एम रेडी फॉर हेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल एंड लविंग रिलेशनशिप। ओके, माई आइडल पार्टनर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर यू, मतलब कि मेरा पार्टनर भी मुझे ढूंढ रहा है। इट्स नॉट कि मैं ढूंढ रही हूँ, माई आइडल पार्टनर इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मी। आई अट्रैक्ट रिलेशनशिप जिसमें प्यार है, रिस्पेक्ट है। ठीक है, प्यार
आसानी से आता है मेरे पास। गेटिंग इट? तो याद रखना है, पार्टनर मैनिफेस्टेशन किसी इंसान को लाइफ खींचने का काम नहीं है। पार्टनर मैनिफेस्ट करने का काम है खुद को उस वर्जन में बदलने का जो नेचुरली, जिसमें लव भी आएगा, कमिटमेंट भी आएगी, अट्रैक्शन भी आएगा। और जब आप बदलते हैं आपकी एनर्जी बदलती है, जब एनर्जी बदलती है तो आपके रिश्ते बदलते हैं, और जब रिश्ते बदलते हैं तो पूरी लाइफ बदलती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, तो अब मैरिज मैनिफेस्टेशन का जो अगला पार्ट है उसमें हम क्या बात करेंगे कि जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, लेकिन मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो रही। तो हमने पहला क्या किया, हमने पार्टनर कैसे मैनिफेस्ट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टनर है लेकिन शादी मैनिफेस्ट नहीं हो रही। ठीक है, कई सालों तक प्यार होता है लेकिन मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हो रही, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या समझना है, देखो प्यार भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन बात बहुत जगह ना शादी तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की तो लव स्टोरी 8 साल पुरानी होती है, 10 साल पुरानी होती है, 6 साल पुरानी होती है, 6 महीने पुरानी होती है, बट शादी तक बात नहीं पहुंचती, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? फैमिली इशू हो सकता है, टाइमिंग इशू हो सकता है, कमिटमेंट इशू हो सकता है, लड़की भी कमिटमेंट नहीं दे सकती, हो सकता है लड़का भी कमिटमेंट ना दे रहा हो। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आधे मैम सब कुछ तो ठीक है, फिर शादी क्यों नहीं हो रही? तो इसका जवाब ये है कि जो आपके सिग्नल्स है ना वो मिक्स्ड है ना? वही वाली बात कि हम ऊपर से तो कह रहे हैं आई वांट मैरिज, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, मेरी शादी में फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मेरा पार्टनर बदल जाएगा, लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्या मैं गलत डिसीजन ना ले लूं, फियर है मुझे, एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। तो यूनिवर्स को क्या लगता है, क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि आज आपने ऑर्डर लगा दिया था। वही वाली बात होगी कि आप एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो और ब्रेक भी लगा रहे हो, तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? गाड़ी आगे तो एक्सीलरेटर दो, भगाओ, देखी जाएगी, फिर आंधी आए, तूफान आए, रेड लाइट आए, देख लेंगे। लेकिन आपको एक्सीलरेटर भी दबाना है, फिर ब्रेक भी दबाना है, तो नहीं चलेगा फिर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हमें क्या समझना है कि जो मैरिज मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला है उसमें डिजायर्स हैं। पहला कि आपको क्या पार्टनर चाहिए, दूसरा प्लस रेडीनेस कि आप कितने रेडी हो, तीसरा क्या आप उस प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हो, और इन तीनों चीजों को मिला के होती है मैनिफेस्टेशन। सिर्फ डिजायर काफी नहीं है, सिर्फ रेडी होना भी काफी नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट भी काफी नहीं है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आपकी फ्लाइट है, आपको बॉम्बे जाना है, ठीक है? आप उस टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए, आपको बोर्डिंग पास भी मिल गया, आपका चेक इन भी हो गया, लेकिन बोर्डिंग गेट पे पहुंच के आपने फ्लाइट में बैठने से मना कर दिया, तो क्या आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन पाने के लिए सिर्फ इच्छा होने से नहीं चलेगा ना, आपकी वो कमिटमेंट थी कि आपको फ्लाइट में जाके बैठना था। शादी भी यही है, बहुत लोगों को शादी चाहिए लेकिन कमिटमेंट से क्यों डर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों डर रहे हैं, एडजस्टमेंट शब्द से क्यों डर रहे हैं, और फिर बोलते हैं मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। One of my family person, he had a girlfriend very close to me, मतलब that guy is very close to me, family में ही है। He had girlfriend, he had breakup क्योंकि माँ ने एक्सेप्ट नहीं करा कि मुझे इससे शादी करनी है, और उसका ब्रेकअप हो गया बिकॉज ऑब्वियसली एक लड़की भी कितना वेट करेगी आपके लिए। देन शी लेफ्ट, ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, चली गई। जब ब्रेकअप हुआ तो फाइनली जो मेरा जो फैमिली पर्सन है, वन ऑफ माई रीजन ओनली, ही वाज लाइक कि ओके मैं अब थोड़ा सा, उसने अपने आप को चेंज किया, ट्राई करे नए रिलेशनशिप, बहुत चीजें ट्राई करी, बट समहाउ वो मूव ऑन नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक टाइम आया जब उसे लगा कि शायद वो मूव ऑन करने लगा है, एंड द मोमेंट उसने मूव ऑन किया, फिर उसे वापस से वो एक रिलेशनशिप में आया, एक फीमेल मिली, सब कुछ हुआ, बात शादी तक नहीं पहुंची, लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि उसकी शादी नहीं हुई, मतलब एंड दैट फीमेल एक्सपायर्ड। उसकी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी वो एक्सपायर्ड, और उसके बाद तो ही वाज लाइक पूरा डिवेस्टेटेड कि अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, ये वो। फिर वापस से, अच्छा शादी के नाम से वो शुरू से ही बड़े मजाक करता है हमसे, शादी चलती नहीं है, ये है वो है, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है शादी को लेकर वो वैसे ही बहुत अलग है। ये सारी कहानियां हुई। फाइनली ही गॉट मैरिड अगेन, अरेंज मैरिज, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छी फैमिली, सब कुछ है। आज भी दिक्कत फेस कर रहा है शादी में, क्योंकि वो उसी अपने 30 साल वाले वर्जन में बैठा हुआ है, 28 साल वाले वर्जन में बैठा हुआ है कि मैं कहीं भी घूमने जा सकता हूँ, मैं क्यों किसी को कॉल करूँ, मैं कभी भी घर आ सकता हूँ, मुझे क्यों किसी को फोन करके बताना है। आई वाज सरप्राइज कि उसके इन लॉज में से किसी का नंबर उसके फोन में नहीं है। लाइक मुझे क्यों कॉल करना है, उन्हें हाल चाल पूछना होगा, कर लेंगे, यू गेटिंग इट? अलग ही उसमें, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट थॉट कि यार ये शादी क्यों, मतलब वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि चीजें बदलती हैं, बदलनी चाहिए, नेचर है। आपको शादी के बाद अगर द पीपल आर डॉग लवर्स, कैट लवर्स, पीपल आर एनिमल लवर्स, अगर उसका कहना कि उसका डॉग है, उसका बर्थडे है, मैं क्यों रुकूं घर में, मुझे मेरे को दोस्तों के साथ जाना, मैंने कहा करना पड़ेगा बिकॉज शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। वो सबसे बात करती है, सबका ध्यान रखती है ना, इसका भी ध्यान रखती है, सब कुछ ठीक है, बट उसको वो एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। एंड देन सेइंग कि मुझे ये शादी समझ में नहीं आ रही, मैंने कहा आएगी कहां से, समझने को तैयार ही नहीं है कि जो तुम 25 साल के बन के घूमते थे तुम्हें आज भी वैसे ही घूमना है, ऐसा नहीं होता। प्रायोरिटीज चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज, समझ रहे हो? तो ये भी थॉट जो है ना कि शादी को लेके ये डर, अब वो डर है ना कि मैं सबको ये बोलता था अपने दोस्तों को कि हाँ तुम देखना बदल जाओगे, बीवी आएगी तो मैं ऐसे ही रहूंगा। अब वो एक्सेप्ट ही नहीं करा क्योंकि उसने उतने
उसमें बोल दिया है सबको। अब वो कह रहा है कि मैं कैसे बोल दूं कि आज नहीं आऊंगा मैं, आज मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं आऊंगा, आज मेरी वाइफ के डॉग का बर्थडे है, आज नहीं आऊंगा, आज मुझे अपने ससुराल जाना है, आज मुझे घर जल्दी जाना है, सॉरी मैं पार्टी में नहीं आ सकता। मैं ये कैसे बोल दूं अपने दोस्तों को? मैंने कहा अजब आदमी है यार। तो रेडी होने का मतलब बहुत सारी चीजें नहीं होता। रेडी होने का मतलब फाइनेंशियल परफेक्शन नहीं है। सच है कि इंसान 100% इंसान कभी रेडी नहीं होता। इसीलिए आज भी ना बटरफ्लाइज होती हैं जब शादी का टाइम आता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। घबराहट होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। रेडीनेस होने का मतलब है आप इमोशनल अवेलेबल हो, कम्युनिकेशन करना जानते हो, आप कोई डिसएग्रीमेंट होंगी आपके रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ, इन लॉज के साथ, दो अलग अलग फैमिलीज के साथ, रहन सहन तरीके के साथ आप मैच्योरिटी से हैंडल कर पाओगे। दैट इज रेडीनेस। मैं नहीं हुई ना कि आज मुझे बोल दिया कि सर पे पल्ला रखना है और मैं अगले दिन से कि मैं अपना बैग उठा के चल दी, भाई हमसे ना हो पाएगा। हैंडल तो मुझे पता है, अच्छा मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ तक कुछ दिनों में आया, इसकी स्टोरी अलग है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो, ठीक है। क्या हम लैंग्वेज सीखने को तैयार हैं? व्हाट इज हम लैंग्वेज? ये तेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा, ये तुम्हारे माँ बाप, ये मेरे माँ बाप। नहीं, हम क्या वो लैंग्वेज सीखने को तैयार हैं? वो है इमोशनल रेडीनेस होना। सबसे बड़ी गलती आजकल की जनरेशन वेडिंग पे फोकस करती है, शादी पे नहीं। वेन्यू कैसा होगा, आउटफिट कैसे होंगे, फोटोज कैसी आएंगी, एंट्री सॉन्ग कौन सा होगा, ठीक है। बहुत कम लोग सोचते हैं कि वेडिंग के बाद की लाइफ क्या होगी, क्योंकि शादी होना सिर्फ एक दिन का इवेंट है, शादी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। वेडिंग 1 डे, मैरिज एवरी डे। वेडिंग 1 डे इवेंट, मैरिज पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस। वेडिंग फोटोग्राफ से चलती है, मैरिज कम्युनिकेशन से चलती है। वेडिंग एक्साइटमेंट से होती है, मैरिज कमिटमेंट से होती है। तो मैरिज मैनिफेस्टेशन की जो एक्सरसाइज है वो भी आपको ऐसे ही करनी है कि आपको अपनी एक नोटबुक लानी है, लिखनी है, उसमें यही लिखना है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, क्यों। वो क्यों अगर आपका क्लियर है ना, देन यू विल गेट अ पार्टनर। किसके लिए करनी है शादी? सोसाइटी के लिए? बिल्कुल मत करना। एज हो रही है इसके लिए करनी है, प्रेशर आ रहा है इसके लिए करनी है, या कंपेनियन ग्रोथ और पार्टनरशिप के लिए करनी है? लिखो, मैं मैरिज में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ये सवाल लिखो और जवाब लिखो। मैं मैरिज में क्या कंट्रीब्यूट करूंगा, ये सवाल लिखो और जवाब लिखो। क्योंकि सक्सेसफुल मैरिज सिर्फ ये नहीं पूछती कि मुझे क्या मिलेगा, सक्सेसफुल मैरिज ये पूछती है कि मैं क्या दे सकती हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ। ये भी तो इंपॉर्टेंट है समझना। गेटिंग इट? तो डेली मैरिज मैनिफेस्टेशन के आप एफर्मेशंस लिख सकते हो, ठीक है। जैसे डेली आप बोल सकते हो कि आई एम इमोशनली रेडी फॉर ब्यूटीफुल मैरिज, आई रिलीज ऑल द फियर रिलेटेड टू कमिटमेंट। मैं कमिटमेंट से रिलेटेड सारे फियर्स हटाने को तैयार हूँ। मैरिज बहुत सेफ, जॉयफुल और फुलफिलिंग है मेरे लिए। मैं डिवाइन पे और डिवाइन की ब्लेसिंग्स पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं एक रिलेशनशिप के लिए रेडी हूँ जो प्यार पे और ट्रस्ट पे बना हुआ है। याद रखना, मैरिज मैनिफेस्टेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, मैरिज मैनिफेस्टेशन किसी इंसान को मजबूर करने का नाम नहीं है। मैरिज मैनिफेस्टेशन उस एनर्जी में आने का नाम है कि जहां आप प्यार पाने के साथ प्यार निभाने के लिए भी तैयार हो। तब रेडीनेस आती है, तब रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, तब ट्रस्ट आता है, ऑब्स्टेकल्स हटते हैं, फेथ आता है, फियर खत्म होता है, और तब मैरिज मैनिफेस्ट होती है। बहुत लोग जो सोचते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन करने से, एफर्मेशन लड़ने से मैं इसको काबू में कर लूं, नहीं होने वाला। और कर भी लोगे ना, हो सकता है भगवान की बहुत दुआ है आपके ऊपर, बहुत कि आप जो लिखते हो जाता है, कर भी लोगे। तो 2 चीज समझना। पहला कि किसी के फ्री विल के अगेंस्ट, एक फ्री विल नाम की चीज होती है, हर इंसान हर सोल लेकर आया है, अपनी फ्री विल के साथ आया है। अगर किसी तरीके से आप उसको वो कर भी लोगे ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे शादी के बाद। और फिर वो क्या बोलेगा पता है, या फिर वो क्या बोलेगी पता है, मैंने तो कहा था अभी रेडी नहीं है, मैंने तो कहा था अभी नहीं करनी चाहिए। सेम गोज विद द मैरिड पीपल, व्हेन समटाइम्स फीमेल इज नॉट रेडी फॉर कंसीविंग, समटाइम्स मेल पार्टनर इज नॉट रेडी फॉर कंसीविंग, और फीमेल को लगता है कि नहीं नहीं मुझे करना है, हम कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। या समटाइम्स पार्टनर इज सेइंग कि नहीं नहीं कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, मम्मा पापा का प्रेशर आ रहा है, अब कर लेते हैं, एंड देन यू डू इट। तो पहला तो वो मानेगा नहीं, बट हो सकता है मना भी लोगे, एफर्मेशंस कर लोगे या कुछ कर लोगे और मान भी लोगे। उसके बाद क्या, जब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभालेगा ना, या तो फीमेल या तो मेल, तो फिर वो पलट के जवाब यही आता है, मैंने तो कहा था ना, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मैंने तो कहा था मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, तुम्हें ही पढ़ा था बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, अब कर लो। देयर वाज वन फीमेल एंड शी गॉट मैरिड विद अ पर्सन एंड दैट पर्सन वाज लिटिल क्रेजी इनफ। आपको हाव भाव से, चाल से, बातों से पता चल जाता है कि क्या यू नो सामने वाला कैसा है। एंड आई एम नॉट, मैं ध्यान रखना, हम सेशन कर रहे हैं, हम दोनों जेंडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में हम नहीं बात कर रहे। ओके, सो दैट गाय वॉज लिटिल नॉट श्योर फॉर द मैरिज। हमने उन फीमेल को बहुत बोला कि मत शादी करो, फैमिली में ही हमारे कि मत शादी करो, मतलब नहीं लग रहा। पेरेंट्स ने बहुत समझाया मत करो मत करो, नहीं मानी जबरदस्ती कि नहीं मैं शादी के बाद बदल जाएगा। एक तो हम फीमेल्स की प्रॉब्लम पता क्या है कि हमें पता है हम सब कुछ बदल सकते हैं, मेरे से शादी हो जाए ये बदल जाएगा, देख लेना
बच्चा हो जाए ये बदल जाएगा, देख लेना, कुछ नहीं बदलता, उल्टा जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। एंड देन शी गॉट मैरिड, और हुआ वही, शादी के बाद जिस चीज को लेके पहले कंफ्यूजन थी वही कंफ्यूजन क्रिएट हुई, जबरदस्ती से शादी कर ली, चला ड्रामा, 2-3 साल हुए, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर परेशानी हुई। फिर पता चला कि जो फ्रेंड है उन्होंने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के लिए मना किया था कि पहले अपनी शादी सेटल करो, बिकॉज आपस में इतने झगड़े होते हैं, तुम लोगों का ट्रस्ट नहीं है, इतने फोन कॉल करते हो, हर टाइम दिमाग में जिसके बैठ गया हो कि भाई पता नहीं ये बंदा कहाँ है, मेरा फोन नहीं उठा रहा, मेरे को कॉल बैक नहीं कर रहा। जब 24 घंटे शक चलेगा तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? एंड उसी बीच में कंसीव कर लिया, मना करा था कंसीव करने, बट जैसे शादी के लिए जिद करी थी वैसे ही कंसीव करने के लिए जिद करी कि नहीं नहीं देखना, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, बदल जाएगा। हुआ क्या, उसने डिवोर्स पेपर फाइल कर दिए प्रेगनेंसी के कुछ महीने बाद ही। डाइवोर्स भी लो, चक्कर भी काटो, टूटी हुई शादी भी संभालो, और पूरी जिंदगी बच्चे के लिए अकेले बन के, अकेले सिंगल मॉम बन के आप सब कुछ करो। लेकिन किया जबरदस्ती से ना, समझ रहे हो? तो एक फ्री विल नाम की चीज होती है। तो कई बार हमें सामने वाले के पीछे नहीं पड़ना होता, या कि मुझे यही चाहिए, इसी को अट्रैक्ट करना है। भाई वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा, डेस्टिनी में होगा, आपके उसमें होगा, कर्माज है, बहुत सारी चीजें हो जाएगा। तो हमें वो सब चीजें बहुत 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 ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैरिज हीलिंग कोड पे आते हैं। तो जिनकी शादी हो चुकी है, सबसे पहले एक चीज याद रखना कि अगर आपकी शादी परफेक्ट नहीं है, कांग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट शादी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई कपल परफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती, हेल्दी मैरिज एग्जिस्ट करती है। ऐसी शादियां जहां पे दो इम्परफेक्ट लोग हर दिन रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन बंद कर देना। धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस बंद हो जाती हैं, और आज मैक्सिमम हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें मैं ये बहुत देख रही हूँ। करंट में भी है, बट पुराने वाले तो मैं बहुत देख रही हूँ। मतलब मेरे घर में भी होता है, कई बार कम कम्युनिकेशन है, आपने भी अपने घर में देखा होगा कि कम्युनिकेशन बंद हो जाती है। तो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस बंद हो जाती है, ठीक है। कॉन्वर्सेशंस बंद हो जाती है, अजम्पशन बढ़ जाती है, ठीक है। पत्नी सोचती है कि उसे मेरी परवाह नहीं है, पति को लगता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार दोनों के दिलों में, ऐसी बात नहीं है प्यार नहीं करते, एक दूसरे से करते हैं, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से दूरी आ जाती है। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में एक कप चाय भी लाती है ना बीवी, है ना, एक कप चाय भी लाती है, थैंक यू, आई लव यू सो मच, चाय बहुत अच्छी बनी है। ये बाद में क्या चाय की भाप की तरह उड़ जाता है कहीं? ये आई लव यू कहाँ उड़ जाता है बाद में? ये थैंक यू कहाँ उड़ जाता है बाद में, है ना? ये कहाँ चला जाता है? एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो, है ना, शुरू में आप बड़ा थैंक यू सो मच, मेरे लिए इतना अच्छा गिफ्ट लेकर आए, ओ वाओ यू आर लुकिंग सो हैंडसम टुडे, बाद में कहाँ उड़ जाता है? कौन से कुकर में डाल के सीटी लगा देते हो जो ये भाप में उड़ जाता है? कि पति की तारीफ ही करनी बंद कर दी है ना? कुछ अच्छा नहीं होगा वही दिखता है बस। मतलब आई गॉट वन ऑफ द मैसेज कि मैम मेरे हस्बैंड का वेट बहुत बढ़ गया है, वो वेट कम नहीं करे। अरे भाई, उनका बॉडी, उनका वेट, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ। जिस दिन वो डिसाइड करेंगे कि नाउ आई वांट टू ईट हेल्दी, मुझे डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उस दिन वो कर लेंगे। You get it what I'm saying? तो ये कहाँ चला गया है कि आप भी अच्छे लग रहे हो, ये भी अच्छा है, ओ यू डिड दिस, मतलब पहले एक आइसक्रीम पे खुश हो जाते थे हम, आज पूरा केक आ रहा है तो मन करता है यही दे के मारूं क्या, इतना दिमाग खराब है क्योंकि गुस्सा चल रहा है बैकग्राउंड में किसी चीज को लेके। सो दूसरी गलती, टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, एंड द मोमेंट वी से एंड वी वेंट वी थॉट फॉर आवर किड, फॉर आवर पार्टनर, फॉर आवर वाइफ और आवर हस्बैंड और पेरेंट्स की, कहाँ जाएगा, यही तो है, ये कहाँ जाएगी मुझे छोड़ के, यही तो मिलेगी शाम को, ये बच्चे कहाँ जाएंगे, यही तो है, ये माँ बाप कहाँ जाएंगे, यही तो है, दैट इज टेकिंग फॉर ग्रांटेड। शादी के शुरू में जैसे मैंने बोला कि हम थैंक यू, प्लीज, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं। टाइम के साथ साथ लोग मान लेते हैं कि सामने वाला हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसे क्यों रहेगा ना? अप्रिसिएशन किसको अच्छी नहीं लगती? क्या आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती? समझ रहे हो? मतलब क्या आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती या आपको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। कॉम्प्लीमेंट्स किसे अच्छे नहीं लगते? क्या मेल को कॉम्प्लीमेंट अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते हैं। क्या फीमेल्स को कॉम्प्लीमेंट अच्छे नहीं लगते? दोनों को अच्छे लगते हैं। तो रिलेशनशिप अप्रिसिएशन से चलता है, क्रिटिसिज्म से नहीं चलता। मेरे को कभी कभी हो जाता है कि आई एम नॉट अ शॉपिंग पर्सन, उल्टा है सोचो। हमारे घर में छोटी छोटी चीजें कि कभी मेरा नहीं मन कर रहा तो चाय बना के दे दिया, मतलब जो हम कुछ पीते हैं, लेट्स से तबीयत ठीक नहीं लग रही तो बैठ गए बात कर ले, या कोई चीज कर रही है तो लाइक ठीक है ये कर दिया, या मेरे लिए कर दो। ये छोटी छोटी आज भी हम करते हैं। और वो जो चमक है ना एक दूसरे के लिए जो शादी के टाइम पे थी, वो चमक कभी मत खोने देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की वो चमक खो गई है, इट्स ओके, अपनी मत खोने देना। और फिर देखो कैसे वापस आती है। प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं साड़ी पहन कर आऊं तो पहले सीटी वो बजाए, तुम बजा लो। सीटी नहीं आती तो कुकर में मारो, नहीं आती वो जो छोटे बच्चे बजाते हैं ना, वो छोटी सी आती है वू विसल, वो लेकर आओ। खुद से शुरू करो ना। सामने वाले को भी जब लगेगा ना कि ओ माय गॉड, मतलब वो चाहे शायद कुछ ना बोले, बट जब वो मुस्कुरा के ऑफिस निकलेगा ना, तब देखना। बट फिर वो मत करो कि ओके मैंने आध्या मैम से सीखा है 101 रूल पति को खुश करने के, ठीक है, और 9 पे विकेट डाउन हो गया, वो नहीं होना चाहिए।
करेक्ट, कि 9 कर लिए मैंने, अब तो पलट के 1 मिल जाना चाहिए था। नहीं, वो विकेट डाउन नहीं होना चाहिए। करते चलो ना, अगर आपको उसमें खुशी मिल रही है, सामने वाले को मिल रही है, करते जाओ, फिर एक दिन वो भी करेगा। बट हम खुद कुछ कर नहीं रहे, हमें बस सब कुछ सामने वाले से करना है। वही तारीफ करे, वही खाने की भी तारीफ करे, वही मुझे शॉपिंग भी लेके जाए, वही मुझे वही करे। मुझे नहीं चाहिए कोई भी शॉपिंग के लिए। एक तो हम फीमेल्स का प्रॉब्लम क्या है, हमें हर चीज के लिए कोई चाहिए साथ में। जिम जाना है कोई चाहिए, शॉपिंग जाना है कोई चाहिए, पिक्चर देखने जाना है कोई चाहिए, यहाँ जाना है कोई चाहिए। क्यों चाहिए? अपना बैग उठाओ, उसमें वॉलेट होना चाहिए, आपका फोन चार्ज होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और सच बता रही हूँ, सीरियसली, हर चीज। नया बिजनेस शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। नया जिम शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। नया योगा क्लास शुरू करना है, पार्टनर चाहिए। हर चीज के लिए कोई चाहिए साथ में। ये घबराना छोड़ दो, एक बार स्टार्ट करके देखो, है ना, एक बार स्टार्ट करके देखो, दैट विल हेल्प यू। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, दूसरी गलती मैंने बोला फॉर ग्रांटेड। तीसरी गलती जो कि जहर है, कंपैरिजन। उसका हस्बैंड ऐसा है, उसकी वाइफ ऐसी है। ये कंपैरिजन धीरे धीरे रिलेशनशिप को ना अंदर से खोखला कर देता है। एक बात समझो, हर रिश्ता अलग है, हर रिश्ते की यूनिकनेस अलग है। ठीक है, हर रिश्ते की डेफिनेशन अलग है। मेरी डेफिनेशन रिलेशनशिप की, आपकी डेफिनेशन रिलेशनशिप की सेम नहीं हो सकती। मेरी शादी की डेफिनेशन, आपकी शादी की डेफिनेशन, आपके माँ बाप की डेफिनेशन अलग अलग होगी। सबकी डेफिनेशंस अलग हैं। मेरा चैप्टर नंबर 20, आपका चैप्टर नंबर 2, आपका चैप्टर नंबर 50, मेरा चैप्टर नंबर 21 सेम नहीं हो सकते। हम सब ने अलग अलग जगह से शुरुआत करी है, हम सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, हम सबके अलग अलग ट्रॉमास हैं लाइफ के, हम सबको बच्चे अलग अलग टाइम पे हुए हैं, किसी को नहीं हुए हैं। हम में से किसी की शादी सेम ईयर में हुई है, किसी की शादी लेट हुई है, किसी की शादी 35 साल में हुई है, किसी की शादी 25 साल में हुई है। सब कुछ तो अलग है। तो फिर ऑनलाइन जाके देख के कंपैरिजन क्यों करना है? जिसके पार्टनर से कंपैरिजन करो कि उसका पति इतना अच्छा है, उसने गिफ्ट दिया, उसकी सैलरी पता होगी। जिसकी वाइफ से कंपैरिजन कर रहे हो कि फलाने की वाइफ ऐसी दिखती है, वैसी दिखती है, तुम अपना ध्यान नहीं रखती। अपने का देख लो कि कितना गांव है उसके पास उसे संभालने के लिए। लेकिन जो बहुत ध्यान रख रही है, शायद उसके पास गांव होगा संभालने के लिए, कोई बच्चा देखने के लिए होगा, कोई घर संभालने के लिए होगा, हाउस हेल्प्स होंगी, हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है 24/7 हो सकता है इन-लॉज हो, इन-लॉज का सपोर्ट हो, कुछ भी हो सकता है ना। सिंपल। I am doing everything at my own right now. I have 4-year-old daughter. Sessions भी लेना है, वर्कशॉप भी करनी है, PhD भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, फिर ऑफिस भी जाना है, सुबह शाम को उसको पिकअप करना है, स्विमिंग भी लेके जाना है, ये डांस क्लास भी लेके जाना है, सब कुछ करना है। And I have no help by the way. 24/7 हेल्प नहीं है मेरे पास। जो आती है सुबह अपना अपना काम करती है, चली जाती है। And now I am like कि okay now this is the time Amit I need help. It cannot possible. हर चीज अकेले 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 पॉसिबल नहीं है। Because obviously in-laws साथ नहीं रहते, पेरेंट्स दूर रहते हैं। तो जहां हेल्प चाहिए मैं बोलूं कि नाउ दिस इज द टाइम आई नीड हेल्प। अकेले नहीं हो रहा है तो जहां लगे सही है वहां भी बोलो, जहां लगे नहीं मैनेज हो रहा वहां भी बोलो। बोलना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड, ये गोल्डन रूल है। इससे पहले अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, और जहां ट्रस्ट और कम्युनिकेशन होता है वहां रिलेशनशिप फिर से हील होना शुरू हो जाता है। हमेशा ये मत सोचो कि पहले मुझे समझा जाए, पहले समझने की कोशिश कर लो। बहुत सारी चीजों में मैं और मेरे पार्टनर अग्री नहीं करते, तो मैं ये नहीं होती हमेशा एडमिट की नहीं, पहले मेरी सुनो। अब ठीक है बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, बात करते हैं। या तो फिर मैं उन्हें मना लेती हूँ या वो मुझे मना लेते हैं। एक तो फिर होगा कि अच्छा ठीक है, ओके आपका पर्सपेक्टिव ये था, अच्छा मेरा ये था, हाँ फिर तो ठीक है। ये फिर ये होता है। अब सवाल ये है कि रिलेशनशिप को हील कैसे करें। तो मैं हमेशा कपल्स को एक सिंपल प्रैक्टिस देती हूँ कि जैसे 10 मिनट्स में हार्ट कनेक्शन रिचुअल है। बेसिकली रोज क्या करना है, सिर्फ आपको 10 मिनट्स, मैं ज्यादा नहीं मांग रही आपसे, एंड बिलीव यू मी, दिल से बोल रही हूँ, ट्राई करके देखना, कोशिश करना उन्हें मनाने की, ट्राई करके देखना। सिर्फ 10 मिनट अपने पार्टनर के साथ। मोबाइल नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, सिर्फ 10 मिनट। एक पूछे दूसरे से तुम्हारा दिन कैसा था, और उसके बाद सिर्फ सुनना, सलाह मत देना। और फिर दूसरा पूछे पहले से कि तुम्हारा दिन कैसा था, उसके बाद सुनना। जितने भी मेल्स अगर हैं यहाँ पे, आप अपने पार्टनर, जो फीमेल पार्टनर है, उसको सिर्फ 10 मिनट सुन लोगे ना, हो जाएगा। उसे जिंदगी में आधी चीजों का तो सोल्यूशन ही नहीं चाहिए, बस खाली कर लो, उनको बस सुन लो। फीमेल्स को बस सुन लो, वो इसी में खुश हो जाती है। उन्हें बहुत लाइफ में सोल्यूशन नहीं चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन नहीं चाहिए। उन्हें बस सुन लीजिए आप, तो सुन लीजिए, उनकी आधी थकान उतर जाएगी। ठीक है, पहला ये करना है। दूसरा, हर रात को सोने से पहले अपने पार्टनर की 3 अच्छी बातें लिखो। हमारा जो माइंड होता है ना, वो इतना फ्लॉज पे फोकस करने लगता है ना कि हम कॉन्शियसली अप्रिसिएशन की हैबिट बनाना बंद कर देते हैं। अरे कुछ तो अच्छा होगा पार्टनर के अंदर, लेकिन हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि पता मेरे पार्टनर में ये। अब ये ना आप मुझे चैट पे लिखोगे या आप मुझे अभी बताओगे, तो आप मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं बता पाओगे इतनी देर में। समझ रहे हो? आप मुझे मोटा मोटा बोलोगे कि मेरे पार्टनर मुझे ऐसा करता है। फिर जब मैं काउंसलिंग होती है या 1-to-1 सेशन होते हैं, फिर मैं पूछती हूँ, अच्छा ओके कब से शादी हुई, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा कैसा चल रहा है, ये क्यों हुआ, ये सब कहानी, तब समझ में आता है। लेकिन आप सिर्फ एक लाइन बताते हो कि वो ऐसा करते हैं। अब उस ऐसे के पीछे क्या कारण होगा वो भी तो सोचो ना। वो कुछ भी हो सकता है उस ऐसे के पीछे कारण। समझ रहे हो? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई have many examples
जहां पार्टनर ने दूसरे को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कि अगला सिर्फ यही दिखा रहा है कि मैं दुखी हूँ। वो अच्छा दिखा ही नहीं रहा। मुझे तबियत खराब हो रही है, अच्छा ठीक है भाई, डॉक्टर करा दिया, दवाई करा दी। मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा ठीक है। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, अच्छा ठीक है ओके। मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा ओके। मेरा मन कर रहा है मैं कुछ करना लूं, अच्छा ओके। कितने दिन सुनेगा सामने वाला? उसे भी तो खुशी चाहिए लाइफ में, आगे बढ़ना है, उसे भी तो स्माइल करना है हर दिन। लेकिन हमें लगता है कि ओके ये कार्ड हम खेल लेते हैं, या हमेशा नेगेटिव बात करना हम पसंद करते हैं कि कोई हमें नोटिस करे। लेकिन मैं कह रही हूँ अच्छे करना शुरू करो, देखो नोटिस कैसे करेंगे लोग जल्दी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये हैबिट बनाना सीखो। हर रात को सोने से पहले 3 अच्छी बातें लिखो अपने पार्टनर की, क्योंकि मैंने कहा ना कि फ्लॉज पे फोकस ज्यादा करते हैं हम, अच्छे पे क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं है मेरे पार्टनर में कमियां नहीं होंगी या मेरे अंदर नहीं है, बहुत हैं, बट हम अच्छे पे इतना फोकस करते हैं ना कि वो साइड में रह जाती है, फिर बिल्कुल साइड में रह जाती है। मतलब कुछ चीजें तो इतनी इरिटेट करने वाली है ना मेरी अमित को, और अमित की मुझे, बट फिर हमने कहा चल ठीक है, बाकी सब ठीक है, चल ठीक है ओके। तीसरा, हफ्ते में एक बार रिलेशनशिप कैरियोके टाइम रखो या कुछ भी रखो, है ना। साथ में गाने सुनो, डांस करो, कोई भी एक्टिविटी करो, चाहे कुछ कॉमेडी का साथ में देख लो, कुछ भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब इवाना नहीं हुई थी तो मैं और अमित जब हम रात को लेटे थे तो कई बार ऐसे बैठ गए, काम खत्म हो गया, ईयर प्लग एक मैंने लगाया, एक उन्होंने लगाया, लिस्निंग सॉन्ग बहुत किया है हमने। अभी वैसा वाला नहीं करते हैं, बट वैसे करते हैं, क्योंकि तीनों ही गाते हैं, ठीक है। और ये जब से सारा आलम खो बैठे हैं जो चला है ना जिंदगी में हमारे, कुमार साहब की वजह से कोई और गाना ही नहीं बचता है घर में। मेरी बेटी वही गाती है पूरा दिन, सारा आलम खो बैठे हैं, वो पूरा दिन यही करती रहती। तो फिर लगता है कि हाँ ठीक है, घर का माहौल अच्छा है, गाने चल रहे हैं, डांस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ हीलिंग एफर्मेशंस कर सकते हैं, सुबह बोलो, रात में बोलो, कैसे भी की। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी स्ट्रॉन्ग हो रही है एवरी डे, आर मैरिज ग्रो, मतलब नॉट मेरी, हमारी शादी, आर मैरिज ग्रो स्ट्रॉन्गर एवरी डे। वी कम्युनिकेट विद लव, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे से बात करते हैं प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं एप्रिसिएशन चूज करती हूँ क्रिटिसिज्म की जगह, मतलब मुझे तारीफ करनी है और फलाना फलाना चीजें कि ये अच्छी है मेरे पार्टनर में। आई सी द गुड इन माई पार्टनर। लव, ट्रस्ट है, हार्मनी है, सब चीजें लिखो। याद रखो, शादी को बचाने के लिए बड़े बड़े मैजिक की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे डेली एफर्ट्स, सिंसियर कम्युनिकेशन, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड और अंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। कि यहाँ तक समझ में आया है। हाँ, हमें मेजरली क्या समझना है, एक चीज हम और समझते हैं। पहले भी मैंने इस बारे में कई बार बात की है कि 2 एनर्जीज हैं, एक है मैस्कुलिन एनर्जी, एक है फेमिनाइन एनर्जी। ये सिर्फ एक मेल और फीमेल नहीं है, वापस से बोल रही हूँ कि एक मेल है एक फीमेल है, नहीं, ये 2 एनर्जीज हैं जो हर इंसान के अंदर होती है। अजीब नहीं है ये बिल्कुल सच है, ठीक है। कि एक इंसान के अंदर थोड़ा मेल होता है, थोड़ा फीमेल होता है, और टाइम के साथ साथ कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी पे हावी होती है, ठीक है। जो हेल्दी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है, डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। ये मेल्स में ज्यादा होती है ना, क्योंकि मैं मैस्कुलिन एनर्जी की बात कर रही हूँ। वहीं पे जो फेमिनिन एनर्जी होती है, उसमें प्यार होता है, उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होती है, उसमें कनेक्शन होता है। और जब ये दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है ना, तब प्यार, हार्मनी, ये सब पैदा होता है। लेकिन जब दोनों लोग कंट्रोल भी करना जानते हैं, दोनों लोग डोमिनेंट भी हैं, दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने पे तुले पड़े हैं, तो वहां पे फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। याद रखना है, मैरिज कोई पावर स्ट्रगल नहीं है, मैरिज एक पार्टनरशिप है। तो जीत या हार नहीं, मतलब मिलके आगे बढ़ना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिलके करते हैं। कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि शादी में तू सही मैं गलत, मैं सही तू गलत का गेम ही नहीं है। हम इसी में तुले रहते हैं कि कौन सही और कौन गलत, कौन सा पर्सपेक्टिव सही है, इस पे बात करनी चाहिए। क्या चीज सही करी जा सकती है, इस पे बात करनी चाहिए। गलत साबित करके क्या कर लोगे? उस दिन की जंग जीत लोगे, लेकिन उसके बाद बहुत जंग हारोगे। उस दिन की आर्ग्यूमेंट जीत लोगे, बट उसके बाद बहुत आर्ग्यूमेंट्स हारोगे। तो किसी को गलत या सही साबित करके कुछ नहीं है। वो सिचुएशन में क्या गलत था, क्या सही था, उस पे हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आपकी अगर शादी हो गई है तो, है ना। और वो नहीं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, या मैं ही सही हूँ हमेशा, या मैं ही सही हूँ हमेशा, वो भी नहीं, वो सब नहीं करना, ठीक है।